नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ डिमोंटे कॉलोनी 2, जो कि डिमोंटे कॉलोनी का पार्ट 2 है और इसके एंड में हम मूवीज की डिटेल्स पे बात करेंगे। दोस्तों डेट्स को ध्यान में रखिएगा जिस पे हम एंड में बात करेंगे, क्योंकि बिना डेट्स की कहानी थोड़ी कंफ्यूजिंग लगेगी। दोस्तों अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिए, वरना आपको स्टोरी समझने में प्रॉब्लम होगी। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 9.1, जो कि अभी फ्लक्चुएट होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। दोस्तों कहानी की शुरुआत में हम पार्ट 1 के कुछ सीन्स को देखते हैं, जब श्रीनिवासन ने ज्योतिषी से बात की थी और ज्योतिषी ने उसे तुरंत बुलाया था। और अब श्रीनिवासन यानी कि श्रीनी जब जाके देखता है तो ज्योतिषी मरा मिलता है, जिसने फांसी लगा ली थी। और अब यहाँ से कहानी शुरू होती है 6 जून 2009, जब हम देखते हैं कि कुछ लड़के बारिश में फुटबॉल खेल रहे होते हैं। जब हम वहाँ की बिल्डिंग के सबसे ऊपर फ्लोर पर एक आदमी को देखते हैं जो अपनी जान देने वाला था और वो नीचे गिरकर अपनी जान दे देता है। तभी दूसरा आदमी भी कूद के जान दे देता है और हम तीसरे आदमी को देखते हैं जिसने फांसी लगा ली थी। और ये सब डेबी नाम की एक लड़की टीवी पे देख रही थी। 6 जून 2015 डेबी से मिलने रिचर्ड अंकल आते हैं। यहाँ में पता लगता है कि डेबी ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए सैम के बच्चे की मां बनने के कई अटेम्प्ट्स किए थे, लेकिन वो फेल हो गई थी। दोस्तों सैम 6 साल पहले मर गया था, यानी वही आदमी जिसने फांसी लगाई थी वो डेबी का पति था और रिचर्ड जो मिलने आया है वो सैम का पिता है। दोस्तों कैंसर के ट्रीटमेंट में पेशेंट की फर्टिलिटी चली जाती है, इसीलिए ये प्रोसीजर है कि आप उसके स्पर्म्स को सेव कर सकते हैं। और ऐसा ही डेबी ने सैम के केस में करवाया था। वो जानती थी कि सैम को कैंसर था, फिर भी डेबी ने उससे शादी की थी, लेकिन सही होने के बावजूद भी सैम ने फांसी लगा के जान दे दी थी और डेबी इसी का पता लगाना चाहती है। अब जब डेबी रिचर्ड के साथ जा रही होती है तो वहाँ लोगों की भीड़ जमा थी। डेबी देखती है कि ज्योतिषी ने फांसी लगा ली थी, जिसमें उसे सैम नजर आता है और वो डर जाती है। उसी समय श्रीनी वहाँ आया था जो डेबी से टकरा जाता है। दोस्तों डेबी अब चाइनीज रेस्टोरेंट चलाती है, जो कि सैम का सपना था। वहाँ वो बौद्ध मंक से मिलती है जो डेबी को महाकाल की एक मूर्ति देते हैं, जिसे इनके सुपीरियर ताओइस्ट प्रीस्ट ने देने को कहा था। अब रेस्टोरेंट में सभी लोग सैम के लिए प्रार्थना करते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहाँ से कई सारे चम्मच गिरने लगते हैं। डेबी को लगता है कि ये सैम की आत्मा है, क्योंकि हॉस्पिटल में भी सैम ने ऐसे ही डेबी को बुलाया था और कहा था कि जब उसे डेबी को बुलाना होगा तो वह ऐसे ही उसे बुलाएगा। अब डेबी रिचर्ड से सैम की आत्मा से कांटेक्ट करने को कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि सैम उससे कुछ कहना चाहता है। और दोस्तों आज सैम की 6th डेथ एनिवर्सरी है, जिसके बाद हम हैदराबाद में ऐश्वर्या, जो कि रघु की सौतेली बहन है, वो अपनी माँ को लेकर रघु से मिलने आती है। यहाँ हम रघु के चाचा दयानंदन को देखते हैं, जो रघु के पिता की विल पढ़ते हैं। उनकी प्रॉपर्टी 2500 करोड़ की है, जो कि रघु के पिता की दोनों पत्नी के बच्चों को बराबर बटेगी, यानी रघु को 25%, ऐश्वर्या को 5% और श्रीनी जो कि उनकी पहली पत्नी का बेटा है उसको 70% प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है। ये सुनते ही ऐश्वर्या कोर्ट में जाने के लिए कहती है। अब प्रॉपर्टी के लिए रघु श्रीनी को कॉल करता है, लेकिन वो इनसे बात नहीं करना चाहता और कॉल काट देता है। उधर डेबी बौद्ध मॉन्क से मिलती है, जो उसे बताते हैं कि उन्होंने बहुत सारी आत्माओं से बात की है, लेकिन सैम की आत्मा से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिसके 2 कारण हैं। एक वो बात नहीं करना चाहता, या दूसरा कि वो ऐसी दुनिया में कैद है जहाँ से वो कांटेक्ट नहीं कर सकता। अब बौद्ध मॉन्क सैम की आत्मा से कांटेक्ट करने के लिए एक रिचुअल करते हैं, जहाँ डेबी को आत्मा की दुनिया में जाना होगा, पर अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो हमेशा के लिए वहीं फंसी रह जाएगी। वो डेबी को एक पेन देते हैं, जिससे वो इस दुनिया से कनेक्टेड रहकर सब कुछ लिख कर बताएगी। यहाँ मंक कहते हैं कि जैसे ही वो बाहर आने को कहे वो वापस आ जाए। अब सैम की शर्ट लेके ये लोग रिचुअल शुरू करते हैं और डेबी मरे हुओं की दुनिया में जाती है, जहां उसे कई आत्माएं दिखती हैं। और आगे जाने पे कब्रिस्तान, जहां की ग्रेव्स पे पेंटाग्राम बने हुए थे और आसमान लाल था। वो वहां की एक बिल्डिंग के ऊपर किसी को बैठा हुआ देखती है और तभी उसे कई लाशें फांसी पे लटकी दिखाई देती हैं, जो हिलना शुरू हो जाती हैं। और उन्हीं के बीच खड़ा था सैम,
जो डेबी को अपने पास बुलाता है। तभी मंक डेबी को बाहर आने को बोलता है, लेकिन वो अभी भी उसी दुनिया में फंसी थी। वो पागलों की तरह हेल्प लिखती जा रही थी, जिसके बाद निब टूट जाती है और अब लाल इंक से वो लिखती है कि ये रिपीट होगा। और इसी के साथ आता है एक सरप्राइज। जब हम श्रीनी को देखते हैं जो कि फ्लैट से गिर गया था, वो जिंदा हो जाता है और डेबी ने कागज पर श्रीनी के चेहरे की दोहरी इमेज बनाई थी, यानी ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। अब 6 साल बाद 5 जून 2021 को बौद्ध मंक को उनके शिष्य एक चाकू देते हैं जिसे लामा ने दिया है, जिसे बौद्ध लोगों ने पूजा है और वो इविल फोर्स को खत्म करने में काम आएगा। जिसके बाद हम प्रॉपर्टी का केस कोर्ट में चलता हुआ देखते हैं, जहां फैसला रघु के फेवर में दिया जाता है, जिसमें श्रीनी को लाइफ सपोर्टिंग मशीन से हटाने का ऑर्डर मिलता है और इससे रघु 70% हिस्सा हड़पने में कामयाब हो जाएगा। अब रघु और दयानंदन श्रीनी को ढूंढते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। रघु डेबी पे श्रीनी को शिफ्ट करने के लिए गुस्सा करता है। तब डेबी रघु को बताती है कि अगर श्रीनी मरा तो वो भी मर जाएगा। ये सुनकर रघु एकदम शॉक रह जाता है, जिसके बाद रघु बौद्ध मॉन्क के पास जाता है, जहां पता लगता है कि रघु और श्रीनिवास एक ही अणु से बने हैं, यानी कि वो ट्विन्स हैं और वो एक ही दिन मरेंगे। जैसे क्वांटम फिजिक्स में एक एटम के 2 हिस्से हो जाते हैं और वो चाहे जितना दूर हो एक ही तरह रिएक्ट करते हैं। और इसी तरह श्रीनी के जीवन में जो होगा वो रघु के जीवन में भी होगा, क्योंकि दोस्तों 6 जून 2015 को एक घटना घटी थी जहां श्रीनी अपने फ्लैट से गिर गया था और दूसरी तरफ रघु नशे में दयानंदन से बहस करने के बाद होटल की छत से गिरा था। बट सरप्राइजिंगली रघु बच गया और श्रीनी कोमा में चला गया। और उसी दिन यानी 6 जून को सैम की छठी डेथ एनिवर्सरी थी, जब श्रीनी मरी हुई हालत में डेबी को मिला था, जिसे रिचर्ड के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, क्योंकि रिचर्ड एक डॉक्टर है और तब से श्रीनी की हालत क्रिटिकल है। अब डेबी ये मिस्ट्री सुलझाने के लिए श्रीनी के दोस्त राघवन के घर जाती है, जहां उसे राघव का लाइब्रेरी कार्ड मिलता है, जैसा सैम के पास भी था। उस लाइब्रेरी के एक आदमी से बात करके डेबी उन सभी बुक्स की लिस्ट चेक करती है जो सैम और राघव ने पढ़ी थी। यहाँ पता चलता है कि राघवन और सैम ने एक ही बुक पढ़ी थी, जो उनकी लास्ट बुक थी, जिसका नाम है अनसंग किंग ऑफ अ फॉलन किंगडम। और इस बुक को पढ़ने वाले सभी रहस्यमय तरीके से मारे गए। कोई भी उस बुक को लौटाने के लिए जिंदा नहीं रहता और इस बुक को वापस वहाँ का पुराना लाइब्रेरियन लेकर आया था। जिसके बाद श्रीनी और उसके दोस्तों की हुई मौत, जो कि पार्ट 1 में हुई थी, डेबी उनके एविडेंस ढूंढने जाती है, जहाँ डेबी को एक एविडेंस बॉक्स मिलता है जो कि 6 जून को मारे गए लोगों का था। दोस्तों ये सभी लोग एक ही डेट पे मरे थे, यानी 6 जून को, बस साल अलग अलग था। और दोस्तों अब हमें जानना है कि आखिर 6 जून और इन लोगों के बीच में क्या कनेक्शन है। उस बॉक्स में रघु द्वारा लिखी गई डिमोंटे कॉलोनी की स्क्रिप्ट मिलती है, जिसके हिसाब से 6 साल में एक बार कोई डिमोंटे कॉलोनी के हॉन्टेड घर यानी कांचना महल जाता है, जिसकी मौत 6 जून को होती है और उन्हें एक चेन दिखाई देती है जिसके अंदर डेंजरस इविल फोर्स है और इसी की वजह से इन लोगों की मौत हो रही है और इनका पुनर्जन्म नहीं होता। ये सभी आत्माएं डिमोंटे कॉलोनी की दुनिया में फंसी रह जाती हैं, यानी वही दुनिया जिसमें डेबी गई थी। और ठीक ऐसा ही अभी तक हुआ है जैसा कि स्क्रिप्ट में लिखा है। लेकिन दोस्तों इन 6 सालों के अंतराल में अगर ये मौतें रुक जाए तो ये पैटर्न टूट जाएगा। और अब अगला दिन है 6 जून। दोस्तों अब जो भी वो बुक पढ़ेगा, डेबी लोगों को उसे और श्रीनी को बचाना होगा और रिचर्ड अपने बेटे की आत्मा की शांति चाहता है, इसीलिए वो रघु लोगों से हेल्प मांगता है। अब ये लोग श्रीनी के पास हॉस्पिटल जाते हैं, जहां बौद्ध मंक महाकाल महायान पूजा करने के लिए कहते हैं, लेकिन रघु उनका अपमान कर देता है, जिस पे डेबी रघु से श्रीनी को वहाँ से ले जाने को कहती है। दोस्तों बौद्ध मंक कहते हैं कि वहाँ सिर्फ रिचर्ड ही रहेगा, क्योंकि मेडिकल हेल्प चाहिए होगी और बाकी सभी डिमोंटे कॉलोनी के कांचना घर में जाएंगे ताकि कोई भी बुरी घटना न घटे। रात के 12 बज चुके थे, यानी कि 6 जून। दोस्तों इन लोगों ने उस कॉलोनी के घर के आसपास के एरिया को रिचर्ड के कहने पे पुलिस के द्वारा ब्लॉक करा लिया था। अब रघु को अंदर से कोई आवाज सुनाई देती है और वो उस घर के अंदर चला जाता है, जहां इन्हें 4 लड़कियां मिलती हैं, जिन्हें 3 फीमेल घोस्ट ने बंदी बनाया होता है, जो रघु के आने पे गायब हो जाती हैं। बाहर मंक मंत्र पढ़ते जा रहे थे और इधर लड़कियों की हालत खराब होने लगती है और रघु इन्हें बाहर ले आता है,
जिसके बाद इन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाता है और इनकी हालत क्रिटिकल है। रघु दयानंदन से कॉल करके पूछता है कि उन लड़कियों को कहाँ एडमिट किया गया है, लेकिन फोन तभी ऑफ हो जाता है। अब डेबी मंक और रघु को लेकर रेस्टोरेंट जाके वेट करती है और ये बात मंक अपने शिष्यों को बताते हैं और यहाँ वो उनसे पूर्वा, जिसे संस्कृत में कील कहा जाता है, उसे यूज करके महायान पूजा करने को कहते हैं, यानी वही चाकू जो लामा ने इन्हें दिया था। अब उनके शिष्य श्रीनी पे मंत्र का कपड़ा रख के उसके हाथ पैर को बांध देते हैं। और दोस्तों ऐसा ही सीन हमने एक्सुमा में देखा था। दोस्तों इस पूजा के दौरान मंक ने बताया था कि वो चाकू नीचे नहीं गिरना चाहिए। अब दयानंदन अदिति से पूछता है जो बच गई थी। वो बताती है कि उसी बुक को पढ़ने पर एक पोर्टल खुला और वो सारी लड़कियां कांचना घर पहुंच गई थीं। उधर रेस्टोरेंट में डेबी लोग देखते हैं कि जब एक कस्टमर आता है तो उसे डेबी लोग दिख नहीं रहे थे, जबकि वो लोग वहीं थे। और अब डेबी को वो तीनों लोग टीवी स्क्रीन पर बैठे नजर आते हैं और इनके मोबाइल्स पे सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। उधर अदिति के रूम से वो बुक गायब थी और अब ये लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं जो कि 5 जून की रात 11:52 की थी। लेकिन दयानंद को अदिति लोग 12 बजे मिले थे, तो ये कैसे हो सकता है कि उस वक्त लड़कियां हॉस्टल में हो, जबकि डिमोंटे कॉलोनी 40 किलोमीटर दूर है। पूरी फुटेज देखने पे हम एक आदमी को देखते हैं जिसका एक पैर खराब था और ये वही लाइब्रेरियन यानी कि अल्फेंसो है जिसने इन्हें बुक दी थी। दोस्तों अदिति को उस बुक में से उस चेन के बारे में पता लगा था जिसमें रहस्यमय शक्तियां हैं और ये जानने के बाद अदिति ने बुक्स में लिखी उन लाइंस को पढ़ा था। और जब डेबी लोग इन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो अदिति ने वो चेन रघु के कोट में डाल दी थी। ये सुन के दयानंदन शॉक था। उधर रेस्टोरेंट में उसी कस्टमर का बेटा फूड ऑर्डर लेने आता है जिसे डेबी लोग दिख रहे थे। वो डेबी को जानता है क्योंकि वो कई बार उस रेस्टोरेंट में आ चुका है। उस बच्चे के पास चेंज नहीं था और जब डेबी चेंज लेने जाती है तो पीसी की स्क्रीन पे देखती है कि वो बच्चा अकेले ही खड़ा था, रघु वहाँ था ही नहीं। तभी कोल्ड स्टोरेज में उसे रघु पोजेस्ड दिखता है और तभी डेबी दूसरी जगह पहुँच जाती है जहाँ काफी धुआं था और एकदम से वो बाथरूम में पहुँच जाती है जहाँ वो मंक उससे बाहर जाने को कहता है जिन्हें चोट लग गई थी और वहीं पे वो बच्चा भी था। ये तीनों सेपरेटली कैद थे। तभी शीशे में एक अंतहीन रास्ता दिखता है और सामने था पोजेस्ड रघु जो उस बच्चे को मार देता है और मंक का सर पानी में डुबा के उन्हें भी मार देता है, जिसके बाद वो डेबी की तरफ बढ़ता है और उसे मारने वाला था। ये सारी घटनाएं डेबी लोग रेस्टोरेंट के टीवी में देख रहे थे। तभी मंक को रघु की जैकेट से वही चेन मिलती है जिसे देखकर रघु शॉक था। अब मंक के साथ ये लोग कोल्ड स्टोरेज रूम में जाते हैं जहाँ कई उल्टे क्रॉस बने थे और सामने बना था पेंटाग्राम जिसके बीच में गोट फेस बना था। दोस्तों ये साइन सिजिल ऑफ बैफोमेट कहलाता है। दोस्तों मैंने टाइप्स ऑफ डीमंस पे वीडियोस बनाए हैं जिसकी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चाहे तो वहां से जाके देख सकते हैं। दोस्तों एंटी क्राइस्ट ग्रुप के लोग इंसानों को सैक्रिफाइस करते समय ये सिजिल बनाते थे और तभी सामने से काले कपड़े पहने हुए एंटी क्राइस्ट ग्रुप के लोग आते हैं और मंक तुरंत ही डेबी लोगों को बाहर रहने को कहते हैं और दरवाजा बंद करके खुद उस चेन को लेकर रिचुअल शुरू करते हैं। ऐसा करते ही रघु को परेशानी होने लगती है और वो चेन गर्म हो जाती है जिससे मंक का 1/4 हाथ जल जाता है। यहाँ कई चमगादड़ अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। उधर हॉस्पिटल में महायान पूजा हो रही थी। तभी श्रीनी के ऊपर से मंत्र का कपड़ा हटकर आग में जल जाता है। दूसरी तरफ दयानंदन रिचर्ड से डेबी लोगों के बारे में पूछता है क्योंकि वो लोग अब खतरे में हैं और उन्हें उनका कुछ पता नहीं था, पर रिचर्ड पे भी वो ईविल हमला कर देता है। मंक मंत्र पढ़ते जा रहे थे और तभी सामने से आता है डिमोंटे जो मंक को उठा के एक्वेरियम में फेंक देता है और पल भर बाद मंक पोजेस्ड हो चुका था और वो शीशा तोड़ के बाहर आता है और डेबी को जान से मारने लगता है, जिसे रघु बचाने की कोशिश करता है पर उसे दूर फेंक दिया जाता है और अब रघु मंक के सीने में रॉड घुसा के उन्हें मार देता है। हॉस्पिटल में उस चाकू से बाकी के मंक्स अनुष्ठान कर रहे थे। अब डेबी लोगों को उस बच्चे की याद आती है कि आखिर वो गया कहाँ और इन्हें सीसीटीवी फुटेज से पता लगता है कि दरअसल जो बच्चा ऑर्डर लेने आया था वो दूसरा ही बच्चा था। तभी इन्हें ऐप से ट्रैक करके दयानंदन और अदिति उन्हें वहाँ ढूंढते हुए आते हैं और इन्हें भी डेबी लोग नहीं दिखते हैं। इसीलिए फायर एक्सटिंग्विशर से रघु गेट का शीशा तोड़ता है पर बार बार एक और गेट बनता जा रहा था। तभी इन पर कई सारे बैट्स हमला कर देते हैं और यहाँ डेबी को महाकाल की वही मूर्ति याद आती है जो उसे मंक ने दी थी, जिसे डेबी ने वहीं की जमीन के नीचे रखवा दिया था।
और अब ये लोग उसी जगह जाते हैं जहाँ वो बैट्स इन पे हमला नहीं कर पा रहे थे। और अब ये लोग ऊपर की तरफ से बाहर निकलने का ट्राई करते हैं, पर तभी डेबी को सैम दिखता है जो उसे बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। डेबी ने सही से रिपोर्ट नहीं देखी थी। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। दरअसल जो बच्चा ऑर्डर लेने आया था वो छोटा सैम था, जो बचपन में वैसा ही दिखता था। सैम डेबी से उसके स्पिरिट को डिमोंटे की दुनिया से बाहर निकालने के लिए हेल्प मांगता है। तभी रकू बीच में आ जाता है। वो समझ जाता है कि वो सैम नहीं डिमोंटे की स्पिरिट है और सैम गायब हो जाता है। उधर हॉस्पिटल में श्रीनी का बेड हवा में उल्टा हो जाता है। उसे डिमोंटे ने पजेस कर लिया था ताकि वो उस रिचुअल को रोक सके। दोस्तों, उस रूम की चीजें उल्टी हो जाती हैं, जिससे मंक्स का संतुलन बिगड़ जाता है और चाकू गिरने वाला होता है, लेकिन सबसे छोटा मंक उसे संभाल लेता है। अब इन्हें ये सब रोकने के लिए उस चेन को महाकाल की जगह लाकर तोड़ना होगा, जिसे लेने रघु बाहर जाता है और एंटी क्राइस्ट ग्रुप के लोग उस पे हमला कर देते हैं। और जैसे ही रघु चेन उठाने वाला था, डिमोंटे उसे दूर फेंक देता है और रघु मोबाइल को डेबी की तरफ फेंकता है ताकि वो दयानंदन से कांटेक्ट कर सके। अब डेबी कॉल करके सारी बात दयानंदन को बताती है और दयानंदन उसे बचा के ले जाता है। हम देखते हैं कि डिमोंटे मंक और रघु की बॉडीज को लेकर उन्हें पेंटाग्राम के बीच में रखता है और सामने खड़ा था उनका लीडर, जिसे डेबी ने देख लिया था। मंक की बॉडी जल जाती है और अब बारी थी रघु को सेक्रीफाइस करने की। तभी हॉस्पिटल में सबसे छोटा मंक उस चाकू से दीवार पे वार करके उसे सीधा खड़ा कर देता है, जिससे सेक्रीफाइस बीच में ही रुक जाता है। अब सुबह पुलिस को पता लगता है कि चेन एक बार फिर गायब हो गई है। यहाँ श्रीनी ठीक हो जाता है, लेकिन रघु कोमा में चला जाता है। डेबी के जरिए इन्हें पता लगता है कि डिमोंटे खुद 15वीं सदी के पोर्चुगीज राजा के लिए सेक्रीफाइस दे रहा है, जिसे एंटी क्राइस्ट का ग्रुप पूजता है। और उसी पोर्चुगीज किंग को डेबी ने रेस्टोरेंट में देखा था। अब पुलिस लाइब्रेरियन अल्फेंसो के घर पहुंचती है, जहां लाइब्रेरियन ने डिमोंटे को खुश करने के लिए खुद को यातनाएं दी थी। और वहीं पे इन्हें डिमोंटे के सारे विक्टिम्स की फोटो मिलती हैं। जिसके बाद हम बिहार के एक बाहर के इलाके को देखते हैं। एक लंगड़ाता हुआ व्यक्ति जो कि है लाइब्रेरियन अल्फेंसो, वो विक्टिम्स की फोटो को लेकर घूमता नजर आता है, जो वहाँ के एक आदमी को जला के उसे शैतान को ऑफर कर देता है। और एंड में हम श्री को कहते सुनते हैं कि वो लाइब्रेरियन और उसके परिवार को ढूंढेगा और पता लगाएगा कि उनका डिमोंटे से क्या कनेक्शन है। और अपने भाई रघु को बचाने के लिए वो इस पैटर्न को तोड़ने के लिए 6 जून 2027 तक इस कर्ज को तोड़ देगा। और बस मूवी यहाँ एंड हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी के एंड में हमें एक डेट दी गई है 6 जून 2027, तो इसका पार्ट 3 भी आ सकता है। और अब बात करते हैं डिटेल्स की। दोस्तों, उस पोर्चुगीज किंग को 15वीं शताब्दी में मार दिया गया था और उस समय उसकी आंखें और जीभ काट दी गई थी। और जब डेबी ने उसे देखा था तो उसकी आंखें नहीं थी। यही वजह थी कि लाइब्रेरियन के विक्टिम्स की फोटो में उनकी आंखें डैमेज थी। दोस्तों, रघु जब उस घर के अंदर उन लड़कियों को बचाने गया था तो हमने वहाँ 3 फीमेल घोस्ट को देखा था, जो उस घर की मालकिन और सर्वेंट्स की आत्माएं रही होंगी, जिन्हें हमने पार्ट 1 में देखा था। पार्ट 1 में दिखाया गया कांचना महल हमें इस मूवी में भी देखने को मिलता है। और दोस्तों, एक बात नोट करने वाली है कि सारी ही मौतें 6 जून को होती हैं, यानी कि 6-6। और जब ये सारी घटनाएं शुरू हुई थी तो सैम की 6ठी डेथ एनिवर्सरी थी, यानी 666, जिसे इविल नंबर माना जाता है। दोस्तों, यहाँ मेरा मानना यह है कि फर्स्ट पार्ट में जब हमें डिमोंटे की कहानी सुनाई जाती है तो वहाँ डिमोंटे के पिता को पोर्चुगीज बताया गया है। तो मेरे हिसाब से जिस किंग को हमने पार्ट 2 में देखा है वो डिमोंटे के ही परिवार का है, ऐसा मेरा मानना है। आपका इस पे क्या थॉट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन डिमोंटे कॉलोनी 2 को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।